नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच खबर है कि गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के बीच मुलाकात हो सकती है। खबर ये भी चल रही है कि राहुल गांधी ये गठबंधन चाहते हैं, वो हरियाणा में बीजेपी का सफाया करना चाह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा राहुल गांधी क्यों चाहते हैं, तो आंकड़े देखें तो साफ हो जाता है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 46.11% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 43.67% वोट मिले थे। लगभग 2.5% वोट बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी को 3.94% वोट मिले थे। सीटों की बात करें तो जो लोकसभा सीटें जीती उनको अगर विधानसभा की सीटों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 44 सीटों पर बढ़त है, कांग्रेस को 42 सीटों पर बढ़त है और आप को 4 सीटों पर। दोनों को जोड़ें तो बीजेपी से सीटें भी आगे निकल जाती हैं और वोट फीसदी में भी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अच्छा करती रही है और विधानसभा में एकदम से गिर जाती है। सीटों के हिसाब से भी और वोट फीसदी के हिसाब से भी तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी कुछ भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो आपको भी साथ लेकर बीजेपी को तगड़ी हार देना चाह रहे हैं। आपको मालूम हो कि सारे सर्वे हरियाणा में कांग्रेस की जीत बता रहे हैं, उसके बावजूद भी वो आम आदमी पार्टी को साथ लेना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने पूरे चुनाव की तस्वीर बदल दी है। राहुल गांधी लगातार आम जनता, छोटे कर्मचारियों से मिलते रहते हैं। अब राहुल गांधी ने ट्रैकमैन से मुलाकात की है। राहुल ने कहा कि रेलवे को गतिशील और सुरक्षित बनाए रखने वाले ट्रैकमैन भाइयों के लिए सिस्टम में ना कोई प्रमोशन है ना ही इमोशन। भारतीय रेल कर्मचारियों में ट्रैकमैन सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। उनसे मिलकर उनकी समस्याओं और चुनौतियों को समझने का मौका मिला। ट्रैकमैन 35 किलो औजार उठाकर रोज 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं। उनकी नौकरी ट्रैक पर ही शुरू होती है और वो ट्रैक से ही रिटायर हो जाते हैं। जिस विभागीय परीक्षा को पास कर दूसरे कर्मचारी बेहतर पदों पर जाते हैं, उस परीक्षा में ट्रैकमैन को बैठने भी नहीं दिया जाता है। ट्रैकमैन भाइयों ने बताया कि हर साल करीब 550 ट्रैकमैन काम के दौरान दुर्घटना का शिकार होकर जान गंवा देते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में बिना बुनियादी सुविधाओं के दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले ट्रैकमैन भाइयों की इन प्रमुख मांगों को हर हाल में सुना जाना चाहिए। पहली, काम के दौरान हर ट्रैकमैन को रक्षक यंत्र मिले, जिससे ट्रैक पर ट्रेन आने की सूचना उन्हें समय से पहले मिल सके। ट्रैकमैन को विभागीय परीक्षा के जरिए तरक्की का अवसर मिले। राहुल ने कहा कि ट्रैकमैन की तपस्या से ही करोड़ों देशवासियों की सुरक्षित रेल यात्रा पूरी होती है। हमें उनकी सुरक्षा और तरक्की दोनों सुनिश्चित करनी ही होगी। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, चर्चा हो रही है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरा है और चुनाव आ रहे हैं। ये देखते हुए पीएम मोदी ने जो कभी नहीं किया वो भी किया, यानी माफी मांग ली। लेकिन अब बीजेपी सांसद ने फिर सनसनी फैला दी है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने वास्तव में सूरत को लूटा था। उन्होंने कहा कि मैं इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन मैंने इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे से जो कुछ पढ़ा, सुना और जाना है, उससे पता चलता है कि शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था। राणे का ये बयान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा रविवार को कांग्रेस पर शिवाजी के खिलाफ झूठे प्रचार के लिए हमला करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी सूरत को नहीं लूटा। काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन कर रही है और उधर चिराग पासवान के सांसदों पर भी डोरे डाल रही है। इस बीच बिहार में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। आज सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच 8 महीने के बाद एक दूसरे से मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि सूचना आयुक्त के पद पर होने वाली नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ मिले। हालांकि दोनों को साथ देकर बिहार की राजनीति में अचानक ही हलचल तेज हो गई। हालांकि ये मुलाकात थोड़ी ही देर की रही, लेकिन इस मीटिंग ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। चाचा और भतीजे की इस मुलाकात को लेकर बिहार की सियासत में एक बार फिर कयासबाजियां शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी की आरएलडी केंद्र और यूपी सरकार में एनडीए की सहयोगी है। दोनों ने लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन अब आरएलडी आने वाले चुनाव में बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर चुकी है। जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में रालोद की भी एंट्री हो गई है। रालोद यहां अकेले चुनाव लड़ेगी।
जम्मू कश्मीर के चुनाव में रालोद ने बीजेपी से अपनी राहें अलग कर ली हैं। माना जा रहा है कि रालोद 15 से 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए पार्टी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने 23 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। रालोद की नज़र उन सीटों पर है जहां ओबीसी और पिछड़े वर्ग के मतदाता ज़्यादा संख्या में हैं। इसके साथ ही पार्टी की नज़र यहां के मुस्लिम वोट बैंक पर भी टिकी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जम्मू कश्मीर में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जदयू की तरफ से 2 उम्मीदवार पहले चरण में उतारे गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और उसी के तहत दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के तहत जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी का वहां पहले से संगठन है। बिहार में नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो हमारा बड़ा आधार है। उसके बदौलत ही हम दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक आज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दरअसल बीजेपी नेता अजय आलोक ने ट्वीट किया है कि मैं बहुत खुश हूं दोस्तों, अभी मुझे फोन आया कि मेरी बेटी को रटगर्स स्कूल ऑफ मेडिसिन न्यू जर्सी से ज्वाइनिंग कॉल आया है। उसने पूरे परिवार को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट किया है और बताया है कि मेरा बेटा भी नीट के लिए काउंसलिंग कर रहा है। एक बार जब वो उसमें शामिल हो जाएगा तो ये सपना सच हो जाएगा। उसके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि वो भारत में होगा। मेरे दोनों बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं और ये उनकी पसंद है कि वो कहाँ स्टडी करें। अगर वो स्कोर करने और अपना स्थान सुरक्षित करने में सक्षम हैं तो हम माता पिता के रूप में हमेशा गर्व महसूस करेंगे। इसके बाद उनके इन ट्वीट्स को रीट्वीट कर लोग कमेंट पास कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों का कांवड़ यात्रा वाला फोटो नहीं है क्या। जैकी यादव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि ऐसी देशभक्ति देखकर आपको भी चक्कर आने लगेंगे। बीजेपी नेता अजय आलोक अपनी एक्स प्रोफाइल में बड़े बड़े शब्दों में नेशन फर्स्ट लिखे हुए हैं, लेकिन इनके बच्चे अमेरिकन सिटीजन्स हैं। इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं और ये उनके अमेरिका में एडमिशन लेने की खबर को साझा करते हुए खुद को प्राउड लिखते हैं। जिस इंसान के लिए नेशन फर्स्ट होगा वो व्यक्ति अपने बच्चों के विदेशों में पढ़ने से कभी भी प्राउड फील नहीं होगा। आकाश बनर्जी ने देशभक्त नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि क्या भाजपा को ऐसे व्यक्तियों को संवेदनशील पदों पर नियुक्त करना चाहिए जिनके परिवार के लोग अमेरिकी नागरिक हैं। एक तरफ पार्टी कहती है कि सोरोस, CIA, अमेरिकी सरकार मोदी सरकार को कमजोर करने के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ उनके अपने कैबिनेट मंत्री प्रवक्ता अपने बच्चों को पढ़ने और वहां बसने के लिए अमेरिका भेज रहे हैं। उन्होंने अजय आलोक को लेकर कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का यह बेहद निराशाजनक ट्वीट, जो दूसरे बच्चों के लिए राष्ट्र प्रथम और अपने बच्चों के लिए अमेरिका प्रथम चाहते हैं, लेकिन कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने ऐसा ही किया है। क्या ये अमेरिका, CIA, सोरोस के हाथों में खेलना नहीं है। लेखक अशोक कुमार पांडे ने लिखा है कि जब भक्तों को भड़काना हो तो हिंदी में लिखा जाएगा, ये बताना हो कि बच्चे विदेशी हैं तो अंग्रेजी में। वैसे इनके बच्चों ने हिंदू राष्ट्र तथा राम राज्य से बाहर जाना ही नहीं चुना, अमेरिका की नागरिकता भी ले ली। भक्तगण यहाँ आग लगाते रहें। पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने लिखा है कि जिस हिंदू राष्ट्र की तुम बात करते हो अजय आलोक, वो महान हिंदू राष्ट्र तुम्हें अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनते ही भारत को महान बन नहीं जाना है तो देश के बाकी बच्चों की तरह तुम्हारे बच्चे भी भारत में क्यों ना रहें। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने देशभक्त के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है, उन्होंने लिखा कि मैं कभी भी ट्रोल्स को जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन जिस तरह का बौद्धिक दिवालियापन आपके इकोसिस्टम को जकड़ चुका है वो आपको ऐसा कहने पर मजबूर कर रहा है। मेरी बेटी ने अपनी योग्यता के आधार पर योग्यता हासिल की है, ना कि पैसे या सामाजिक शक्ति या कुछ खेल कोटा द्वारा। वो USA में पैदा हुई थी, इसलिए वो नागरिक है। उसने 2021 में भारत में नीट भी उत्तीर्ण किया, लेकिन USA से मेडिसिन करने का फैसला किया और वो OCI है। बकवास बोलने से पहले अपने तथ्यों की जांच करें। इसके बाद आकाश बनर्जी ने कहा है कि आपको जवाब नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये कोई 9 बजे की गटर लेवल की बहस नहीं है जहां आप एक साधारण से सवाल पर भटक सकते हैं और पूरी तरह से आक्रोशित हो सकते हैं। मैंने एक बार भी आपकी बेटी की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया। मैंने आपके दोहरे मानदंडों और आपके पाखंड की ओर इशारा किया। राष्ट्र प्रथम और हिंदू राष्ट्र किसके लिए। आपकी बेटी अमेरिका में पैदा हुई थी, इसलिए आज वो एक अमेरिकी नागरिक है। उसे भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए आपके पास 18 साल या उससे ज्यादा का समय था। आपको किसने रोका था। फिर भी आपकी बेटी जहां चाहे वहां पढ़ने के लिए स्वागत है, लेकिन मेरा कहना है कि भाजपा को ऐसे लोगों को पार्टी या कैबिनेट पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहिए जिनके निकटतम परिवार अमेरिकी नागरिक हैं।
भाजपा विदेशी मुद्दों को लेकर बहुत संवेदनशील रही है, यहाँ क्यों नहीं? इसके अलावा आप कभी नहीं जानते कि CIA सोरोस किस पर हमला कर सकते हैं। हरियाणा में गौरक्षा के नाम पर फैलाए जा रहे एक और आतंक की घटना सामने आई है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 12वीं कक्षा के छात्र RN मिश्रा का गौरक्षकों ने कथित तौर पर कार से पीछा किया और उसे पशु तस्कर समझकर मार डाला। पुलिस ने कहा कि 23 अगस्त के हमले के लिए गौरक्षक समूह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ के रूप में की गई है। RN मिश्रा की कथित गोरक्षा की बात करने वालों ने हत्या कर दी। अब RN मिश्रा के पिता ने कहा है कि मेरा बेटा RN मिश्रा 12वीं का छात्र था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बाद में पता चला कि गाय तस्करी के शक में मेरे बेटे को गोली मार दी गई। गाय की तस्करी के शक में किसी को गोली मारने का अधिकार कौन देता है? मोदी सरकार ने गोली मारने का अधिकार दिया है तो क्यों दिया है? 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मेरा बेटा किसी को नहीं जानता था। हम पंडित हैं, हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम परदेसी हैं और कमाने खाने वाले हैं। विपक्ष के द्वारा हावी होने के बाद RSS जातीय जनगणना के मुद्दे पर झुक रही है। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने RSS को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि इन RSS और BJP वालों का कान पकड़कर दंड बैठक करा के इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे? उन्होंने कहा कि इन्हें इतना मजबूर करेंगे कि जातिगत जनगणना करनी ही पड़ेगी। दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब की एकता दिखाने का समय अब आ गया है। जातिगत जनगणना पर RSS की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को सवाल किया कि चूंकि संघ ने हरी झंडी दे दी है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक कर अब जातिगत जनगणना कराएंगे? RSS ने सोमवार को कहा था कि उसे विशेष समुदायों या जातियों के आंकड़े एकत्र करने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते इस जानकारी का उपयोग उनके कल्याण के लिए हो, न कि चुनावी लाभ के लिए। राजनीतिक औजार के रूप में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए इजाजत देने वाला RSS कौन है? RSS जब ये कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जातिगत जनगणना का दुरुपयोग न किया जाए तो इससे उसका क्या मतलब है? क्या ये न्यायाधीश या अंपायर बनना है? उन्होंने सवाल किया कि RSS ने दलितों, आदिवासियों और OBC के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमय चुप्पी क्यों साध रखी है? रमेश ने कहा कि अब जब RSS ने हरी झंडी दिखा दी है तब क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करेंगे और जाति जनगणना कराएंगे? RG कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत सभी 4 आरोपियों को 8 दिन के लिए CBI के रिमांड पर भेज दिया गया है। घोष समेत 4 आरोपियों को CBI ने RG कर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सोमवार शाम को गिरफ्तार किया था। CBI ने कोर्ट में कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में बड़े नेक्सस का पर्दाफाश जरूरी है। कोर्ट ने चारों को CBI की रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में 10 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। मंगलवार को पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने बलात्कार के खिलाफ पेश किए गए अपराजिता बिल यानी एंटी रेप को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अपराजिता महिला एवं बाल विकास 2024 में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। बिल के मुताबिक पहली रिपोर्ट दर्ज होने के 21 दिन के भीतर ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए। बिल पेश किए जाने के बाद सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नए विधेयक के प्रभाव में आने के बाद बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों से निपटने के लिए पुलिस में विशेष अपराजिता कार्य बल गठित किया जाएगा ताकि जांच तय समय सीमा के अंदर पूरी की जा सके। बता दें, बिल के दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM और एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार ने कहा है कि उनका प्राथमिक उद्देश्य महायुति गठबंधन को बहुमत के साथ सत्ता में लाना है और मुख्यमंत्री पर फैसला बाद में लिया जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन एक बात तय है, मुख्यमंत्री महायुति से ही होगा। 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई विजय वर्मा स्टारर वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक विवादों में घिरी हुई है। सीरीज को लेकर बीजेपी के समर्थन वाले लोग बैन करने तक की मांग कर रहे हैं। कई एंकर्स भी ऐसा कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं। सीरीज के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। उनका कहना है कि सीरीज में 2 आतंकवादियों के नाम हिंदू नामों पर हैं और ये सीरीज फैक्ट पर आधारित नहीं है, जिसके कारण उन्होंने आपत्ति जताई है। वहीं कोर्ट ने नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को पेश होने के लिए बुलाया, जिसके बाद कंटेंट हेड ने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि हाईजैक से अनजान दर्शकों के लाभ के लिए शुरुआती डिस्क्लेमर को हाईजैकर्स के वास्तविक और कोड नामों को अपडेट किया गया है।
सीरीज में वास्तविक घटना के दौरान इस्तेमाल किए गए कोट नामों को दिखाया गया है। भारत में कहानी कहने का एक तरीका है और हम इन कहानियों और उनके प्रामाणिक प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए कमिटेड हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को बताया कि रूसी मिसाइल हमले में 41 लोगों की जान चली गई है और 180 लोग घायल हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने बताया है कि यह हमला देश के पूर्वी हिस्से में मौजूद शहर पोल्तावा पर किया गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों और अस्पताल पर हमला हुआ है। 2 बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने अटैक किया है। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पोल्तावा के लिए भयानक दिन है। मंत्रालय ने बताया कि एयर रेड, सायरन और मिसाइल हमले के बीच में इतना कम समय था कि लोग बॉम्ब शेल्टर में जाने के दौरान ही घायल हो गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के बाद मंगोलिया के दौरे पर पहुंच गए हैं। देश की राजधानी उलान बटार में राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने पुतिन का स्वागत किया। मार्च 2023 में आईसीसी ने पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। कोर्ट का कहना था कि पुतिन युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। आईसीसी के प्रवक्ता डॉक्टर फादी एल अब्दुल्ला ने हाल ही में बीबीसी से कहा था कि कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए कोर्ट मंगोलिया समेत सदस्य देशों पर निर्भर करता है। आईसीसी के अन्य सदस्य देशों की तरह यह मंगोलिया का दायित्व है कि वो इसमें सहयोग करें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कहा कि वो बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते और युद्ध विराम के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाइडेन ने ये बात ऐसे वक्त में कही है जब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से इजरायली पीएम को एक और नया अंतिम प्रस्ताव भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस नए प्रस्ताव के संबंध में वार्ताकारों से मुलाकात की। ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब सोमवार को भी इजरायल में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करने के लिए कुछ खास कोशिश नहीं कर रही है। बांग्लादेश ने मंगलवार को पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट सीरीज हरा दी। इसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बांग्लादेश चौथे नंबर पर पहुंच गया है। आईसीसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके ये बताया। पहले नंबर पर भारत है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पर न्यूजीलैंड है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।